ये यूपीएससी सी सेट पीवाईक्यू की डिस्कशंस में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम पार्ट 4 पर डिस्कशन करेंगे। आज का जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो पॉलिटी की बैकग्राउंड से रिलेट करता है। इसके वजह आपको ये समझ आएगा कि कई बारी पैराग्राफ में जो वर्ड्स गिवन हैं, हमें गिवन स्टेटमेंट्स जो हैं जिनमें से हमें अपनी आंसर चॉइस पिक करनी है, उसमें भी वो वर्ड्स गिवन होते हैं। कई बारी वो डायरेक्टली रिलेट होते भी दिखते हैं, बट आंसर वो नहीं होते जो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में समझाते रहे इन पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस के दौरान, स्पेसिफिकली द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ सी सेट पेपर। कि आपके पास सब्जेक्ट डोमेन की नॉलेज है अगर, तो आप पैराग्राफ में लिखी चीज़ों में जो मीनिंग है उन्हें इंटरप्रेट कर पाएंगे। आप जो हिडन इंटर रिलेशनशिप्स हैं उन्हें इस्टेब्लिश कर पाएंगे और आप इम्प्लिसिट चीज़ों को निकाल पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे अपना आंसर। इसमें आपकी हेल्प क्वेश्चन में गिवन वर्ड्स भी करेंगे, पैसेज में गिवन कंटेंट करेगा और स्टेटमेंट्स करेंगी। ये सब मिलके आपकी हेल्प करेंगे। बट आपके पास एक नॉलेज बेस होना चाहिए जिससे आपकी एकेडमिकली लैंग्वेज स्ट्रेंथन हुई हो सब्जेक्ट्स को लेकर के, आपको वर्ड्स के अच्छी तरह से मीनिंग्स और उनके अप्लाइड नेचर से जुड़े हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस पता हों उन वर्ड्स के। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, हम जब यहाँ पर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा एजेंडा सिंपली ये वैसा नहीं है कि हम करेक्ट आंसर करें। आप भी अपने घर पर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आपका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि आपको किसी भी तरह से सही आंसर तक पहुँचना है। नो, सिविल सर्विसेज में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन जिस ब्रांच से आया है, क्वेश्चन ने जिस एरिया को टारगेट किया है, वो एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एरियाज़ कंटिन्यूटी में आते ही हैं सिविल सर्विसेज में, जैसे कॉम्प्रिहेंशंस, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल डिज़ास्टर्स, इन पर हो सकते हैं। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, बट ये एरियाज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज एरियाज़ ये रिपीट होते हैं। तो फिर पीवाईक्यूज़ करने का तरीका और इनका पर्पस क्या है? आप पीवाईक्यू जब कर रहे हैं तो आप उसे प्रोसेस करिए, पैराग्राफ को, उन स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चंस को, और उसकी प्रोसेसिंग जब आप कर रहे हैं तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बिल्डअप होना चाहिए उस पैराग्राफ के, उन स्टेटमेंट्स के और उस करेक्ट आंसर के अराउंड। अगर वो एनालिसिस बिल्डअप हो रहा है आपका, तो आप ये इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं अपने अंदर कि आपका पढ़ा हुआ कंटेंट आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको वो रिकॉल होता है प्रॉपर, आपको इंटर रिलेशंस बनाने आते हैं, आपको चीज़ों को जोड़ना आता है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फिर आपकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको एक्यूरेसी के बहुत क्लोज ले जाएगी। देखिए, जब हम सिंपली आंसर फाइंड आउट करते हैं तो कई बार आंसर आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं, ये हुक एंड क्रुक से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसा नहीं। अगर हम एक्यूरेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमारा आंसर वेल रीज़नेबल आंसर होना चाहिए, और एक वेल रीज़नेबल आंसर इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस एनालिसिस के अराउंड होनी चाहिए। आपका एक एनालिसिस होना चाहिए पीवाईक्यूज़ को लेकर के। हमारे इन सेशंस में उसी एनालिसिस पे फोकस किया गया है कि हम आपको हर स्टेटमेंट को डिकोड करके, उसे इंटरप्रेट करके बताते हैं, और आपको आपकी ही किताबों से, चाहे वो एनसीईआरटीज़ हैं, चाहे कोई स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहीं से मैटर मिलेगा, ये हम रीअफर्म कराते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है ये। हमने आपको हमेशा समझाया कि क्वेश्चन के या तो 4 पार्ट्स होते हैं या तो 3 पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पैसेज है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं। आपको इनमें से राइट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, यानी कि आंसर कोड्स गिवन नहीं है यहाँ पे आज, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 3 सेगमेंट्स हैं आज के क्वेश्चन के। तो ऐसे में हमारा वही तरीका कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और फिर हम पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। आप क्वेश्चन और स्टेटमेंट पढ़ते हुए ही काफ़ी हद तक आंसर फाइंड आउट कर लेते हो।
शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज। यहाँ पे वर्ड है दिस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, और सेकंड वर्ड है यहाँ पर क्या मैसेज है ऑथर का। देखिए, जब यहाँ पर आप ऑथर टर्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि पता नहीं किस ऑथर की बात हो रही है, वो क्या ही कह देगा। जब भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ऐसी टर्म्स आएँ कि ऑथर ऑफ द पैसेज या इस बुक में ये गिवन है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक वेल रीजनेबल माइंड, एक एजुकेटेड माइंड वही बात करेगा जो रैशनली प्रैक्टिकली करेक्ट है। तो अगर आपने भी अच्छे से पॉलिटी प्रिपेयर की है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं डेमोक्रेसी को लेके, ऑटोक्रेसी को लेके, थियोक्रेसी को लेकर के, अथॉरिटेरियन रूल को लेकर के, तो जो आपकी समझ बनी है किसी भी इस्टेब्लिश्ड ऑथर की भी वही समझ बनी होगी, और सिविल सर्विसेज में वही पैसेज, वही ऑथर यूटिलाइज़ किया जाएगा जो रेलेवेंट बात करे। इरेलेवेंट बातें तो होंगी नहीं। तो आप बिल्कुल मत वरी करिए कि ऑथर ने क्या ही लिख दिया होगा, पैसेज में ऐसा क्या ही होगा, नहीं। आप सिंपली अपनी पॉलिटी की नॉलेज पर रिलाई करके आगे पढ़िए उन क्वेश्चंस को, उन स्टेटमेंट्स को, और आप रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे बेस्ट ऑप्शन पे। अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी हम जब ये से करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो हमारे सामने ये पहला स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी, तो यानी कि डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे, कि वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन is qualified to administer a state. This word any politician is qualified to administer a state. यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप पढ़िए कि हम ये मान के चलते हैं कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, इसमें कोई भी पॉलिटिशियन क्वालिफाइड हो जाता है एडमिनिस्टर करने के लिए स्टेट को। देखिए, ये बात रिलेवेंट नहीं लगती सुन करके। इसका मतलब ये है कि हम डेमोक्रेसी को बहुत ही डेरोगेटरी स्टेट में देख रहे हैं, बहुत ही डिग्रेडेड फॉर्म में देख रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है स्टेट्स को रन करने का, पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करने का, और हम ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन लोकतंत्र में क्वालिफाई हो जाता है स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए। नहीं, स्टेटमेंट का ये जो कहना है कि वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज़ क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर स्टेट, ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी में। टेक्निकली देखें तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है डेमोक्रेसी मीनिंग डेमोक्रेसिया, और डेमोक्रेसिया का मतलब है डेमो मने द पीपल, क्रेसिया मने द रूल, द पीपल्स रूल, द रूल ऑफ पीपल, लोगों का राज, दैट इज़ लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। अब ऐसे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुनिया भर में अलग तरह से डेमोक्रेसी एग्जीक्यूट होती है। कहीं पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहीं पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें सीधे लोग पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग में, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा इंडिया फॉलो करता है। हालांकि भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें सीधे लोग पार्टिसिपेट करते हैं नियम कानून बनाने में, यानी कि जो भी वो अपने लिए चाहते हैं वो ग्राम सभा की मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन हम अगर विधानसभा और संसद के स्तर पर देखें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ और पार्लियामेंट के लेवल पे देखें, तो एक पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का। तो ऐसा है कि उसकी जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन, वो ये है कि उसका सरोकार लोगों से होना चाहिए, वो लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो उसकी एक भूमिका पॉलिटिशियन है। तो एक लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो उसे क्वालिफाई करना है, एक वो स्तर, जिस स्तर को, जिस चरण को उसे पार करना है, वो है लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस वही व्यक्ति गेन कर पाता है
जो व्यक्ति लोगों के बीच विचरता है। देखिए कई बार एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को उस व्यक्ति से ज़्यादा सरोकार नहीं होता, वो पार्टी से ज़्यादा सरोकार रखते हैं तो भी उस व्यक्ति को चुन लेते हैं। पर यहाँ पर भी कम से कम पार्टी की विचारधारा और पार्टी का कैडर, पार्टी का वर्कर लोगों के लिए काम कर रहा है, तभी लोगों में ये विचार। कई बारी लोगों में ये होता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री बनेंगे इस लोकसभा के चुनाव से, तो जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है वो हमें पसंद है, इसलिए हम इस एमपी को वोट डाल देते हैं, क्योंकि एमपीज़ जितने ज़्यादा चुन के जाएंगे तो ही इंश्योर होगा कि ये प्रधानमंत्री सिलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर भी ये ज़रूरी है कि वो प्रधानमंत्री और वो पार्टी उन लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि इस कैंडिडेट को हमें वोट डालना चाहिए। तो मेन एलिमेंट हेयर इज़ कि डेमोक्रेसी में किसी भी पॉलिटिशियन को ये क्वालिफ़िकेशन रखनी पड़ती है कि वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो, उनका प्रतिनिधि हो। और जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं रखती। उदाहरण के तौर पर सपोज़ कीजिए कि आप एक ऐसे समाज के बीच हैं जो कि मछली पालन करता है या पशु पालन करता है। अब उन लोगों के बीच में जो व्यक्ति शुरू से रह रहा है वो उनकी सामाजिक आर्थिक हालत को बेहतर समझ रहा है, वो पशुपालकों की दिक्कतों को जान रहा है, उनकी कामयाबी कैसे होती है ये जान रहा है, वो मछली पालकों की दिक्कतों को जान रहा है, उनकी कामयाबी के कारणों को जान रहा है। ऐसे में हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठा हुआ कोई भी पर्सन जो ग्रेजुएट हो रहा है वो एग्जैक्टली उस समाज के लोगों की परिस्थितियों को ना जान पा रहा हो। उसके पास थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो काफ़ी होंगे चीज़ों के, उसके पास अंडरस्टैंडिंग भी होगी, लेकिन वो समुदाय विशेष की जानकारियाँ ज़मीनी स्तर पर जो चाहिए, उनसे जुड़ना, कि लोग ओपन हो सकें उस पर्सन के सामने, अपने दुख बता सकें, अपनी ज़रूरतें बता सकें, वो कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति उनसे जुड़ा हो। और ऐसे में प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो व्यक्ति करता है उसमें रिप्रेजेंटेटिव होने की काबिलियत होती है, और वो काबिलियत ज़्यादा बड़े स्तर पर एक जुड़ाव है वहाँ के लोगों से, उनके सुख दुख में शामिल होना। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि वो उनकी डिमांड्स को आर्टिकुलेट कर पाता है कि नहीं, वो रेलेवेंट मैनर में अपनी पॉलिटिक्स लीड कर रहा है, जिस पॉलिटिक्स का एजेंडा उन लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करना है। ये सब चीज़ें लोग देखते हैं और वोट डालते हैं। तो पहला तो ये एक चरण है कि आप एक व्यक्ति को स्टेट एडमिनिस्टर करने के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट बना रहे हैं, इस चरण को क्रॉस करेगा वो। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में मैं भारत विशेष की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको दूसरे चरण पे भी एक क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि आप आगे जा कर के स्टेट चलाएं। इसके लिए आपको अपने साथियों में, अपने बराबर के लोगों में भी क्वालिफ़ाई होना पड़ता है, अपनी मेरिट प्रूव करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं भारत का ही उदाहरण लूँ तो यहाँ पर जो भी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार बनाने का दावा रखती है, वो सरकार बनाने का उसे अवसर मिलता है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो वही व्यक्ति होते हैं जिन्हें, जो उस मेजॉरिटी पार्टी के एमपीज़ का जो ग्रुप है, सांसद दल है जो जिसे अपना नेता मानता है, सांसद दल जिसे भी अपना नेता मानता है, वही व्यक्ति आगे जाके प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री ही अपने मंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति उन मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि सांसदों ने अपना कॉन्फिडेंस पोज किया है उस व्यक्ति पर जो प्रधानमंत्री बन रहा है, और आगे वो व्यक्ति जिन पर भी कॉन्फिडेंस पोज करे मंत्री बनने के लिए, तो मान लिया जाता है कि सांसदों ने ही कॉन्फिडेंस पोज किया। तो पहले चरण में आपको क्वालिफाई करना होता है जनता का विश्वास जीतना। दूसरे चरण में आपको क्वालिफाई करना होता है जनता का विश्वास जीत चुके सभी सांसदों में आगे विश्वास जीतना। तो ये चरण हमने रखे हैं। अगली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको लगातार जवाबदेह रहना पड़ता है जनता के प्रति, क्योंकि निरंतर चुनाव होते रहते हैं। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। लोकतंत्र में खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन जब भी हम ये देखते हैं कि हमें किस पॉलिटिकल सिस्टम के वाया रन होना है, हमें किस पॉलिटिकल सिस्टम के वाया अपने इंस्टीट्यूशंस को और अपनी सोसाइटी को गवर्न करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को इंश्योर करें कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या हैं। क्या हम लोकतंत्र की खामियां देख करके ऑटोक्रेसी की तरफ चले जाएं? क्या हम थियोक्रेटिक स्टेट हो जाएं? क्या हम एक अथॉरिटेरियन स्टेट हो जाएं? या हम एक ओलिगार्की में बदल जाएं? तो जब आप इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो फिर जवाब ये मिलता है कि नहीं,
डेमोक्रेसी इन सब उपलब्ध अवसरों में से, जितने भी उपलब्ध ऑप्शंस हैं हमारे सामने, विकल्प हैं हमारे सामने, इनमें से फ़िलहाल सबसे बेहतर है। हम राजनीति में उपलब्ध विकल्पों पर ही बात करते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, हम उन्हीं में से चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। ये राजनीति का ये नियम है। ऐसे में डेमोक्रेसी इन सब के मुकाबले बेहतर ऑप्शन है। हाँ, उसमें खामियां हैं, हम उन्हें रेक्टिफाई करेंगे, हम उन्हें इम्प्रूव करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी एक्सट्रीम, इट आउटराइटली डिनाइंग द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ एनी फॉर्म। और मुझे लगता है कि जितना पॉलिटी हमने पढ़ा है, चाहे वो लक्ष्मीकांत के चाहे वो एनसीईआरटीज़ के चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना हो, जिसमें इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है। एनसीईआरटीज़ आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स। 6th क्लास से 12th क्लास एनसीईआरटीज़ आप पढ़ें चैप्टर्स, लेकिन शर्त यह है कि वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके आप उसे पढ़ें। तो फिर इन पर बड़ी गहरी चर्चा की गई है वहाँ पर, तो बहुत अच्छे से ये बात समझाई गई है। डेमोक्रेसी पर एक क्रिटिक दिया गया है और वो बहुत अच्छा क्रिटिक है। तो उस हिसाब से हम देखें तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट की वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज़ क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। ऐसा नहीं होता है मैं अभी, लेकिन हम इसे ये नहीं मानेंगे कि ये 100% गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पैराग्राफ की हद में रह के आंसर देना है। तो हम पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, पैराग्राफ रीड करेंगे। अब हम अपनी अगली स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़, तो आपने ये देखा कि हमारा एजेंडा सीधा आंसर फाइंड आउट करना नहीं है, या आपको कोई पैंतरेबाजी सिखाना कि आंसर ऐसे ढूंढे जाते हैं या वैसे ढूंढे जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा एजेंडा आपको एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करा के देना है। आपको एक प्रोसेसर बनाना है कि आप इसे प्रोसेस करें, एनालिसिस बिल्डअप करें, और ताकि ये जो एरिया कवर किया है सिविल सर्विसेज में, कि वो डेमोक्रेसी को एक क्रिटिक ऑफर कर रहा है। ये कॉम्प्रीहेंशन इज़ अबाउट, जितना कम हमने पढ़ा इससे पता लगता है कि वो डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाना चाहता है, उसे और ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड बनाना चाहता है, डिलीवरी ओरिएंटेड बनाना चाहता है, उसकी जो भी फ्लॉज हैं उन्हें दूर करने की बात करना चाहता है। तो ये इस एरिया पे मेंस में और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो हमें एरिया पे बात करनी है। ऑप्शन 2 इज़ पॉलिटिशियंस शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस वहाँ से आने चाहिए जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हों। तो सबसे पहले तो सेलेक्टेड वर्ड है, दूसरा दोज हु आर ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अगर हम इस ऑप्शन पर विचार करें तो कुछ चीज़ें हैं जो खामियां हैं आपको इस स्टेटमेंट में नज़र आएंगी। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑफ अ वेल डेवलप्ड माइंडसेट। ये उसकी स्टेटमेंट नहीं हो सकती जो राजनीति पर चर्चा कर रहा। देखिए, आप एक जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हैं उनमें से आप पॉलिटिशियन सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट द थिंग। क्यों? देखिए, भारत में जो सिस्टम फॉलो हो रहा है ऑलरेडी, उसमें आपके पास जो ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूटिव है, यू हैव टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जिसमें आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब आ जाते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो है जो आपकी एक कॉम्प्रीहेंसिव मशीनरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, दैट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो आपके पास है ऑलरेडी, उसके लिए एक ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है जिसकी तैयारी आप सब भी कर रहे हैं। वह है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी। उसके वाया आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ को, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, आपके सोसाइटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटी को बहुत गहराई से जांच लिया जाता है। और आप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हो गए हैं वाया प्रेपरेशन, और आगे आपको ट्रेंड कर दिया जाता है वाया ट्रेनिंग्स, और फिर जा कर के आपकी तैनाती हो जाती है। तो वही एक हमारे पास कैडर है ऑलरेडी। अब सेकंड चीज़ आती है कि पॉलिटिशियंस वो होने चाहिए, हमें उन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए बतौर पॉलिटिशियन जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हो। दिस इज़ नॉट द थिंग। क्यों? देखिए, मेन एलिमेंट यहाँ पर ये है कि आप जिन लोगों को चुन रहे हैं, हमारे देश में जो राजनीतिज्ञ हैं, वो एक डाइवर्स सोसाइटी, दुनिया भर में अगर हम जाएं, डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को जानना, समझना और उन्हें डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स तक लेकर के आना, उन प्रॉब्लम्स को आर्टिकुलेट करना राइट मैनर में, उनके सॉल्यूशंस डिवाइस करने के लिए उन्हें उन प्लेटफॉर्म्स पर लाना। दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, दिस विच इज़ रिक्वायर्ड।
सेकेंड आस्पेक्ट इज़ कि दिस आस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ कि आप सबको एक तरह की ट्रेनिंग दे देना चाहते हैं। द ट्रेंड कैंडिडेट, जैसे कि कोई कहीं पर कोई पर्टिकुलर एजुकेशन ले चुका है, पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले चुका है और अब आप उनमें से चुनाव करिए। तो आप जो एक वाइडर चॉइस लोगों के पास होनी चाहिए लोकतंत्र में, आप उस चीज़ को नैरो डाउन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसमें आप जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियन इज़ नॉट सिंपली अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। Politics is not simply about administration. It's not like that. Politics is a big aspect. Politics is about emancipation of the deprived or the downtrodden classes in the society. That is the one aspect of the politics as well, so that you can make them participate into the power sharing. Politics is that how can you regulate that power, how can you manage that power to provide maximum benefits, to pursue the policies, to direct the policies that you want to execute. अब तो यहाँ पर ये रेलेवेंट है कि पॉलिसीज़ क्या है, हम एग्जीक्यूशन किन पॉलिसीज़ का करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स राजनीति के तहत जो सत्ता की शक्ति है, सत्ता की शक्ति को आप किस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं कि वो अधिकतर लोगों का जनहित का लाभ करे, ये विचारधारा आपकी होनी चाहिए। ये तब है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस से जुड़ते हैं, विविध लोगों को के विचारों को, उनकी एस्पिरेशंस को जानते हैं। ये तब है जब आप में उनकी डाइवर्सिटी के प्रति टॉलरेंस है। ये तब है जब आप अपनी सोसाइटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जानते हैं। वो है म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, वो है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का विधान, वो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का सिद्धांत। इन चीज़ों को जानना, समझना, अपने देश के आदर्शों को, मूल्यों को जानना, इतिहास को समझना, लोगों के साथ जुड़ कर के ये चीज़ें स्थापित होती हैं। आप उनकी संस्कृतियों को समझते हैं, जानते हैं, आप उनके फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके पक्ष रखना, उनके लिए आंदोलन करना, जद्दोजहद करना, उनके मैटर्स को स्ट्रांगली परस्यू करना, ये तब होता है जब लोगों का कॉन्फिडेंस आप पे होता है, लोगों का फेथ आप पे होता है। ये तब होता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादाओं को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये तब होता है जब आप अपने राष्ट्र के आदर्शों को जान रहे होते हैं। ये सारे गुण आप में होने चाहिए, आप एक स्टेट्समैन होते हैं। तो ये बिल्कुल राजनीति ऐसी नहीं है कि जिसमें आप एक स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रख दें कि आप इस क्वालिफ़िकेशन, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आ सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत खूबसूरती से इस बात को समझाती है कि आप एक एक्सपर्ट क्रिकेट प्लेयर से ये नहीं पूछते कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि उसकी फ़ील्ड के लिए जो स्किल, जो टैलेंट उसमें होना चाहिए, वो स्किल अगर उसमें है तो वही उसके काबिलियत की निशानी है, बस दैट्स ऑल। वो उसी के बेस पे क्वालिफाई होता है, वो उसी के बेस पे एलिजिबल है उस फील्ड में रहने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो वो अच्छी बात है, बेहतर है, पर ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि वो एक टीम प्लेयर कितना अच्छा है, वो उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी अच्छी है, वो लोगों से कितना बेहतर जुड़ता है, वो नई चीज़ें सीखने के लिए कितना अग्रसर है, क्योंकि उसका फील्ड ऐसा है। ऐसा ही पॉलिटिशियन के लिए है कि वो अपने लोगों से कितना जुड़ा है, उनकी समस्याओं को कितना बेहतर जानता है, उसके सॉल्यूशन देने के लिए वो दूसरे समाज की प्रगति को देखता है कि नहीं, उनके विज्ञान को समझता है कि नहीं, वो अच्छे अधिकारियों, अच्छे वैज्ञानिकों के साथ मिल कर के चलता है कि नहीं, और उनकी डेवलपमेंट और उनके डेवलप्ड आइडियाज़ को अपने समाज के लाभ में बदल पाता है कि नहीं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो दैट इज़ हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स इन अ डेमोक्रेसी। कई बार ऐसा होता है कि 1966-67 तक ऐसा था कि हमारे देश में विधानसभाओं के और संसद के चुनाव एक साथ होते थे, और देश भर में केंद्र में भी, यानी कि यूनियन लेवल पे भी, और राज्यों में भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें थी, और वो थी कांग्रेस। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस हमारी एस्पिरेशंस को सर्व नहीं कर रही, तो रीजनल लेवल पर लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, लोगों की जो डिमांड्स थी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनसे जुड़े प्रतिनिधि और उनसे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुईं। उन्हें एक नई राजनीतिक विचारधारा की ज़रूरत पड़ गई, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की,
और इस तरह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडिया के लेवल पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए। पहले भी अलग अलग पार्टियां थीं, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस मॉडर्न पॉलिटिक्स में ये चीज़ देखने को मिली। इसका मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी पार्टी जिसमें बहुत ही सीजन्ड प्लेयर हैं, बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन्स हैं, अच्छे बैरिस्टर लॉयर्स हो सकते हैं, दे आर गुड और एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल, बट जनता उनकी इस लीडरशिप में अपने लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन देख नहीं पा रही है। जनता ये मान रही है कि वो हमसे सरोकार अब रख नहीं रहे, उनका हमसे कोई रेलेवेंस नहीं है। हमें उन लोगों को अब सत्ता के केंद्र में, सत्ता की शक्ति तक, पावर कॉरिडोर्स में पहुंचाना है, जहां पे निर्णय लिए जाते हैं जो लोग हमसे जुड़े हैं, जिनका हमसे जुड़ाव है। तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हैं, हमें उन ग्रुप्स में से पॉलिटिशियंस चुनने चाहिए, ये एक तरीका नहीं है। चुनाव लोकतंत्र की एक अभिव्यक्ति की निशानी है। चुनाव समय समय पर इस बात को याद दिलाने का एक तरीका है कि आपको हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह रहना है। एक बार बहुत बड़ा मत हासिल करने के बाद अगर आप जीत भी गए हैं तो ऐसा नहीं है कि अब आप उसी जनता के प्रति उदासीन हो जाएं। चुनाव एक वायदा होता है लोकतंत्र में जो ये स्थापित करता है कि आप नए नए प्रयोग करते रहते हैं, जनता नए नए प्रयोग करती रहती है जिससे वो अपने हितों को साध ले, स्थापित करे। और उन प्रयोगों में ज़रूरी नहीं है कि पिछली ही पार्टी रिपीट हो सकता है बिल्कुल नई पार्टी भी आ जाए। हमने कई राज्यों में ऐसा देखा, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई थी। तो इस तरह से आपने तो उन लोगों को पॉलिटिशियन के रूप में स्वीकार लिया पंजाब में, जो लोग पहले पॉलिटिशियंस थे ही नहीं। आम आदमी पार्टी के नतीजे अगर हम पंजाब में देखें तो वर्षों से जिन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा सरकार पंजाब में बनाई जा रही थी, एक शिरोमणि अकाली दल जिनका बीजेपी से पहले गठबंधन था और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपने तो इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर किया और एक नई पार्टी के साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज़ आम आदमी पार्टी। और उन्हें 117 में से लगभग 92 सीट्स दे दिया आपने, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, ब्रूट मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये क्या मतलब है फिर? आपने इतने वर्षों पुराने ट्रेंड लोगों को तो दोबारा मौका ही नहीं दिया, क्योंकि राजनीति और राजनीतिज्ञ ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से अबव है, ट्रेंड कैडर से अबव की बात है। ये ऐसा है कि एक समाज अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करता है और उस पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं वो जनता के हित में काम करने चाहिए, और समाज लगातार इसी को इंश्योर करने में लगा रहता है। और जनता के हित में आप काम तभी कर सकते हैं जब आप जनता के हितों को सही ढंग से समझें, उनकी डिमांड्स को आर्टिकुलेट करें और उनके लिए राइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें। ये है एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, और जनता इस बात को लगातार इंश्योर करती रहती है। दैट इज़ द थिंग। सो ये पॉइंट 2 जो है ये भी इरेलेवेंट लगता है, ये लोकतंत्र के जो नियम हैं उनको सेटिस्फाई करता हुआ नहीं लगता है, तो हम इसको अभी रिज़र्व रख लेते हैं। हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये उतना सरोकारी बिंदु नहीं लगा। हम अब पॉइंट नंबर सी पढ़ते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 3। ऑथर कहता है, स्टेटमेंट ये है कि वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। हमें कुछ ऐसे मेथड से ऐसी प्रक्रियाएं बनानी चाहिए जिसकी मदद से हम इनकॉम्पिटेंस को पब्लिक ऑफिसेज से बाहर कर पाएँ। ये बहुत सटीक बात लगती है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। this is very balanced approach, this is very appropriate approach, and ultimately this is the approach which is targeting exactly the problem। चाहे वो ऑटोक्रेसी है, चाहे वो थियोक्रेसी है, चाहे वो किसी भी तरह का अथॉरिटेरियन रूल है, कोई ओलिगार्की है या डेमोक्रेसी है, ये अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स आपने तभी अपनाए थे क्योंकि आप ये चाह रहे थे, ये मान रहे थे कि आपके इंटरेस्ट बेस्ट टू बेस्ट मैनर में कैसे सर्व हों, यानी कि जनता के। तो इसका मतलब आप यही चाह रहे थे कि आप जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं उनमें मोस्ट कॉम्पिटेंट लोगों को बैठाना चाहते हैं, इसलिए अपने अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स पे फोकस करना शुरू किया।
आपका लगाव किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं है कि आप सिंपली थियोक्रेसी के दीवाने हैं या आप ऑटोक्रेसी के फ़ैन हैं या आप डेमोक्रेसी के फ़ैन हैं। मूल में यह बात है कि व्यक्ति अपना विकास चाहता है, समाज अपना विकास चाहता है। मूल में यह है, व्यक्ति आज़ादी चाहता है, वो अपने विचारों की, अपनी अभिव्यक्ति की, अपनी उपासना की, अपनी जीवन शैली की आज़ादी चाहता है। तो समय और यह आज़ादी वो बेहतर जीवन के साथ चाहता है, उसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, वो शांति चाहता है, वो हार्मनी चाहता है, वो पीस चाहता है, और यह सब उसे जिस पॉलिटिकल सिस्टम में मिलता है वो उसे सपोर्ट देता है। तो एक्चुअली में वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम को लेके क्रेज़ी है, ऐसा नहीं है। मैं व्यक्ति, समाज की बात कर रहा हूँ। असल में वो उसका जो कंसर्न है वो स्वयं का विकास है, स्वयं के अधिकारों की सुरक्षा करना है, स्वयं के लिए अधिक से अधिक अधिकार जुटा पाना है, शांति से जीना है, ये उसका उद्देश्य है। यह उद्देश्य जिस व्यवस्था में झलके या जिस व्यवस्था में ये रिफ्लेक्ट हो वो उसे समर्थन देता है। तो ऐसे में हमारी बहस ये होनी नहीं चाहिए यहाँ पे कि डेमोक्रेसी अच्छी बुरी है, ऑटोक्रेसी अच्छी है बुरी है। मेन एलिमेंट ये है कि कौन सी व्यवस्था किस समय में समाज को किस तरह से सर्व कर रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। और वर्षों के अनुभव के बाद, अलग अलग राजनीतिक विश्लेषणों के बाद, एनालिसिस के बाद ये उभर करके आता है कि हर तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लगभग ज़्यादातर लोगों के लिए अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर देती है लोकतंत्र। और यह घातक नहीं बनता कभी। ऐसा नहीं कि शुरुआत में अच्छा है बाद में घातक हो जाए। ऐसा हमने यूएसएसआर के सोवियत स्टेट में देखा कि एक समय में ठीक था लेकिन सोशलिज़्म बाद में प्रॉब्लमेटिक हुआ। ऐसा हमने चाइना के कम्युनिज़्म के दौर में भी देखा, माओ ज़ेडंग के टाइम पे, और ऐसा हम नॉर्थ कोरिया में भी देख रहे हैं आज के समय में। तो ये माना गया है कि लोकतंत्र बहुत ज़्यादा घातक नहीं हो पाता अगर उसमें ज़्यादा करप्शंस ना आ जाए तो अल्टीमेटली ये चीज़ है कि व्यक्ति क्या चाहेगा। व्यक्ति यही चाहेगा कि कोई भी सोसाइटी जब होती है, जिसको हम सिंपल मैनर में नेशन कह लें, वह ये मानता है कि उसे अपने रिसोर्सेज, उसे अपने आप को और उसे अपने बीच हो रहे मीनिंगफुल एक्सचेंजेस को मीनिंगफुली इस्टेब्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट। हम एक ट्रिप पे भी जा रहे हैं अगर 20 लोग, तो हम एक रैंडम ग्रुप नहीं हैं। वी आर नॉट द रैंडम असेंबली ऑफ द पीपल, नो, वी आर अ ग्रुप। हमारा एक पर्पज़ है, हम उसे अचीव करने जा रहे हैं। हम किसी कारण से उस ग्रुप में हैं, हमारी एक विचारधारा में कुछ ना कुछ मेल जोल है, और वो ये कि सबकी विश है उस ट्रिप पे जाना। और ऐसे में वो ट्रिप हमें ऑर्गेनाइज़ करना होगा, हमें किसी न किसी को कार्यभार या शक्तियाँ देनी होंगी। तो मान लीजिए हम 3 लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दे रहे हैं। एक को हमने ज़िम्मेदारी दी कि आप ट्रैवल के खर्चे मैनेज करिए, एक को ज़िम्मेदारी दी कि आप वहाँ रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, और एक को हमने ज़िम्मेदारी दी कि आप खान पीन जो सफ़र के दौरान होगा इसका ध्यान रखिए। इन सब कामों के लिए 3 लोगों का चुनाव हम 20 लोगों ने ही किया, हमारे बीच से ही किया, और हमने उन्हें पैसे दिए, अधिकार दिए, शक्तियाँ भी दी। समाज ही शक्ति देता है। तो ऐसे में यही सत्ता है कि इस समय वह 3 लोग सत्ता पे है, उस सत्ता में जो शक्ति है वो समाज से ही आई है। अब मेन एलिमेंट ये है कि सोसाइटी इसी तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करती है। ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसी को स्टेट कहते हैं, राज्य। तो जैसे इंडिया एज अ सोसाइटी, इंडिया एज अ नेशन, इंडिया एज अ स्टेट भी है। तो अब बतौर स्टेट जब किसी सोसाइटी ने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया है तो उस स्टेट के डिफरेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज जो हैं वो एक तरह से पब्लिक ऑफिसेज ही हैं। जनता का अधिकार है उन दफ्तरों पे, जनता के दफ्तर हैं वो। सो दीज आर द पब्लिक ऑफिसेज। तो कोई भी समाज चाहेगा कि उसके पब्लिक ऑफिसेज में इनकॉम्पिटेंट लोगों की एंट्री हो? कोई समाज ये नहीं चाहेगा। और ऐसे में लोकतंत्र में जब सही में ऑफिसेज पब्लिक को बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेसी में ये रियली होता है कि ऑफिसेज ट्रूली बिलोंग्स टू द पीपल।
जैसे भारत में डेमोक्रेसी से भी अबव रिपब्लिक है, प्रजातंत्र है, तो उसमें हमारा हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज़ ओपन टू द पीपल, पीपल कैन एंटर इनटू दैट ऑफिस। हमारे राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक ही हैं, वह नागरिकों में से ही हैं, वो किसी विशेष राजघराने से, किसी विशेष जाति से, किसी विशेष वंश से आते हैं, ऐसा नहीं है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री लाइक ऑल अदर सिटीजन्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो नागरिक जा सकता है हमारा राष्ट्रपति के दफ्तर तक, एनीबडी कैन एंटर इनटू दैट ऑफिस, द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ऑफ द इंडियन नेशन। एंड दैट इज़ द आइडिया कि प्रजातंत्र में, खासतौर पर रिपब्लिक में, लोक गणराज्य जहाँ पर है, लोकतंत्र में ऑफिसेज ट्रूली लोगों को बिलोंग करते हैं। तो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम, जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम ऑर्गेनाइज या गवर्न हो रहे हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंस है वो ऑफिसेज की है, तो वो ऑफिसेज कभी भी इनकॉम्पिटेंट लोगों के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाएं। तो लोकतंत्र को अगर बेहतर बनाना है, वाइब्रेंट बनाना है, लोगों को सर्व करने योग्य बनाना है, तो ज़रूरी ये है कि हम हमारे पब्लिक ऑफिसेज से इनकॉम्पिटेंस को बाहर करें। और उसके लिए हम मेथड्स बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को और जजमेंट्स को लगातार सुने तो हमने देखा है कि पिछले कई समयों से सुप्रीम कोर्ट ने ये काम करने की कोशिश की। जैसे समय समय पर ये है कि पॉलिटिशियंस के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णयों से ये इंश्योर हो पाया कि आज पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मेंशन करनी पड़ती है और इलेक्शन कमीशन को उसे अपनी वेबसाइट पर एंडोर्स करना पड़ता है, लिस्ट करना पड़ता है। इससे आम जनता को अवेयरनेस हो जाती है कि ये कितना पढ़ा हुआ है। मतलब एक वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी डेमोक्रेसी में वेल कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकती है। तो आप बेहतर निर्णय तभी ले सकते हैं जब आपके पास स्पष्ट और पूरी जानकारी हो। तो इस दिशा में कदम उठाया ताकि कॉम्पिटेंट लोग पब्लिक ऑफिसेज में पहुँचें। बाकी पहुँचे वही जिसे जनता चुन रही है, जो जनता का सरोकार बेहतर रिप्रेजेंट करे, लेकिन हाँ वो कॉम्पिटेंट हो। और दूसरी तरफ हमने हमारे देश में ये भी किया गया कि पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज ना हो, इसलिए ये रखा गया है कि 2 साल या उससे अधिक की सज़ा अगर आपको किसी केस में प्राप्त हो गई है तो आप संसद के सदस्य नहीं रह पाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आगे 6 वर्षों तक भी आप उसके सदस्य दोबारा नहीं बन पाएंगे। तो ये नियम बनाया गया है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स को रोकने के लिए ये किया गया है। तीसरी तरफ हमने ये भी किया है कि किसी के अगेंस्ट क्या क्या पेंडिंग केसेस हैं, क्या केसेस रह चुके हैं, ये बताना है ताकि जनता को एक जानकारी मिले कि वो जिस कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं उस पर कैसे आरोप है, कितने संगीन आरोप हैं, वो क्या करता रहा है। समय दर समय राजनीति को धन कमाने का जरिया ना बनाया जाए, इसीलिए संपत्ति का ब्यौरा देना भी ज़रूरी है। आपको अपनी प्रॉपर्टी, इवन अब अपनी फैमिली की प्रॉपर्टीज़, एसेट सब डिस्क्लोज़ करने पड़ते हैं, आपको देना पड़ती है जानकारी। तो उसे भी इलेक्शन कमीशन लिस्ट करता है कि ये इनकी जानकारी है, ताकि आपको पता लगे कि पिछले चुनाव जीतने के समय इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, 5 वर्षों के तहत इसने इतनी करोड़ों की संपत्ति बना ली, ये कैसे बनाई। आप एक जायज़ फैसला ले सकें उस व्यक्ति को लेकर के। तो इस तरह के तमाम नियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में तमाम बदलाव हुए, संविधान के तहत कई अमेंडमेंट्स हुई हैं, कानून आए हैं कई, इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा मजबूत किया गया है। उसे वह पहले 1 मेंबरी था, फिर 3 मेंबरी किया गया, उसकी शक्तियों को मजबूत किया गया। अब कानून पारित करके उसकी शक्तियों को इस्टेब्लिश किया गया है, कार्य कैसे करना है ये स्थापित किया गया है। तो इस तरह से डे बाय डे आप इलेक्शंस को मजबूत बना रहे हैं, इलेक्टोरल सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मजबूत बना रहे हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर, एनलाइटन, अवेकन कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में, उनके अधिकार उनको क्या होने चाहिए बता रहे हैं। सरकारें क्या-क्या योजनाएं उनके लिए लेकर के आई हैं, ये आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और कई तरह की तमाम आपने कमेटियां बनाई हैं, जो कमेटियां ये इंश्योर करती कि जिन लोगों की भी नियुक्तियां करनी हैं वो पारदर्शी नियुक्तियां हों, काबिल लोग हों। तो ये सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि कॉम्पिटेंट लोग पब्लिक ऑफिसेस तक पहुँचें, इनकॉम्पिटेंस को हम बाहर करें। तो हम समय दर समय ऐसे मेथड बना पाए हैं, हमने ये डिवाइस किया है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। This option C is looking very relevant. Okay, it seems to be a highly relevant option. Still हम इसे रिजर्व रखते हैं, हम चौथे ऑप्शन की तरफ भी पहुंचते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करेंगे तब तो आप इसे मिनट्स में प्रोसेस करेंगे और फर्स्ट 60 मिनट्स के दौरान आपको 25 to 30 जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन हैं वो कंफर्टेबली करने हैं आराम से।
आप इस क्वेश्चन के वाया किस तरह आप ये क्वेश्चंस का एनालिसिस जो हम आपको कर रखे दे रहे हैं, या आपको टूल्स देना है, वो टूल्स जिन टूल्स की मदद से आप आगे जाके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने, दिस ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी इज़ एज वोटर्स सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस the as voters select their administrators, the eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned. ऑथर ये कह रहा है क्योंकि वोटर्स सेलेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को, इसलिए जो एलिजिबिलिटी है पॉलिटिशियंस की एडमिनिस्टर करने की स्टेट को, उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। क्यों नहीं क्वेश्चन किया जा सकता? अगर वोटर्स सेलेक्ट करते हैं पॉलिटिशियंस को वोट डाल करके, तो फिर हम रेगुलर इंटरवल्स पर चुनाव क्यों रखते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के तमाम मुल्क कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुए और उसके बाद वहाँ पर चुनाव हुए। चुनावों का नतीजा जो निकला, उसके बाद जो लोग सत्ता में आए उन्होंने 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 साल तक सत्ता को छोड़ा नहीं। आंदोलन करके 2011 की अरब स्प्रिंग के दौरान कई लोगों को फिर गद्दी से उतारा गया। भारत में ऐसा नहीं है। खर्चा चाहे जितना हो, बंदोबस्त और व्यवस्था जितनी लगे, लेकिन राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर निरंतर चुनाव होते रहे हैं और लोगों को अपनी एक्सप्रेशन की आज़ादी मिली है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो एक बार जिसको आपने चुनाव जीत करके भिजवा दिया, तो उसे क्वेश्चन करने का आपको अधिकार ही नहीं है, या क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। लगातार होने वाले चुनावों के वाया जब आप वोट डालते हैं, आप ये इंश्योर करते हैं कि आपको निरंतर इस बात को चुनने का अधिकार है कि आपका लिया हुआ पिछला फैसला कितना सही था, कितना नहीं, और आपके पास हमेशा एक विकल्प खड़ा है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश में कई तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं। किसानों के संगठन हैं, जर्नलिस्टों के संगठन है, ट्रेड यूनियंस हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, बिज़नेस यूनियंस हैं, और तमाम तरह के आंदोलन देश में होते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये यही बताते हैं कि जो देश की जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, उन्हें जिस काम के लिए पहुंचाया गया है संसद में या सत्ता में, उन्हें निरंतर वह काम करना है। वो वहाँ से भटके नहीं, वो वहाँ से टल ना जाएं। इसके लिए ही तो ये आंदोलन होते हैं, इसलिए तो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए तो सवाल किए जाते हैं। तो क्यों नहीं सवाल किया जा सकता है? किया जा सकता है। लोकतंत्र के वाया हमारे द्वारा उन्हें जिता करके पहुँचाना इस बात को नत्थी करता है, पुष्टि करता है इस बात की कि अब हम इस बात को इंश्योर भी कर सकते हैं कि वो उस अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं। हम अपनी बात उनसे पूछ सकते हैं। फिर पार्लियामेंट में एक वेल इस्टेब्लिश डेलिब्रेटिव प्रोसेस का होना, कॉम्प्रिहेंसिव डेलिब्रेटिव प्रोसेस का होना, इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि हाँ, हम उनसे सवाल कर सकते हैं। सांसद सरकारों से निरंतर सवाल करते हैं, मंत्रियों से सवाल करते हैं, जबकि वो एक बार चुन करके भेज दिए गए हैं। तो संसद के अंदर सवाल करना, डेलिब्रेटिव प्रोसेस को अपनाना, जिसके तहत चर्चा के माध्यम से कानून पास होना, उसके बाद भी अगर हम लगे तो हम अदालतों में जा सकते हैं। तो ये सब तमाम तरीके हैं जिनके वाया हम हमारे देश के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। हमारे देश में जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आम जनता के बीच और पॉलिटिकल पार्टी के बीच की कड़ी होता है। हमारे और जनता के बीच और संसद के बीच की कड़ी होता है। हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये भी जनता और संसद के बीच की कड़ी होती हैं। तो निरंतर उन पॉलिटिशियंस पे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जनता का दबाव बना रहता है, सवाल जवाब होते रहते हैं कि वो इनकी हितों के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं। तो ये तो बना रहता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट दैट करेक्ट कि एक बार जिसे जनता ने चुन लिया है उसे सवाल नहीं किया जा सकता है, या उसे सवाल करना लोकतंत्र में उसकी अनुमति नहीं है। दिस की एज अ वोटर सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन टू एडमिनिस्टर अ स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ऐसा नहीं है। आप उसकी एलिजिबिलिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि जब वोटर्स ने उसे चुना है, तो वोटर्स ने उसके कॉम्पिटेंस के बेसिस पे उसे चुना है। और ज़रूरी ये है कि अगर वो इनकॉम्पिटेंट है, तो आपके पास ऐसे मेथड्स होने चाहिए, ऐसे वेज़ होने चाहिए, ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जिनके माध्यम से आप उस व्यक्ति को सत्ता से हटाएं, उस ऑफिस से बाहर करें और प्रश्न कर सकें। और भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और संसद के द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किए गए हैं। आरटीआई का कानून आना और उसके घेरे में नई नई संस्थाओं को लेकर के आना इस बात का ही
उदाहरण है कि हम जनता के द्वारा सवाल किए जाने की शक्ति को कितना मजबूत बना रहे हैं और लोग एक वेल डेवलप्ड, वेल रीजन्ड डिसीजन मेकिंग बना सकें, उसके लिए हम उन्हें इन्फॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं बड़े लेवल पर, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसी के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी उनमें से हमें स्टेटमेंट 3 काफ़ी रेलेवेंट लग रहा है। अब हम हमारे पैराग्राफ पे आएंगे। हमें पैराग्राफ की सीमाओं से बाहर जाके आंसर नहीं करना है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पैराग्राफ कहता है कि इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग वी थिंक ओनली अ स्पेसिफिकली ट्रेन्ड पर्सन विल सर्व आवर पर्पस। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि छोटा सा काम है जूते बनाना, उसके लिए भी हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो स्पेसिफिकली ट्रेंड हो शू मेकिंग की आर्ट में और हमारे पर्पस को सर्व करे। बट इन पॉलिटिक्स वी प्रिज्यूम दैट एवरीवन हु नोज हाउ टू गेट वोट्स नोज हाउ टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। बट हम राजनीति में ऐसा मान के चल जाते हैं कि सिंपली हर वो व्यक्ति जिसे ये कला आती है कि हाउ टू गेट वोट्स कैसे लेने हैं, वो साइमल्टेनियसली या ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसे वोट लेने आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ये भी जानता है कि फिर हाउ टू एडमिनिस्टर स्टेट, हम ऐसा मान के चलते हैं राजनीति में। तो वो इलेक्टोरेट को, वोटर को इस बात के बारे में चेता रहे हैं कि आपका दायित्व केवल वोट डालना नहीं है। लोकतंत्र में आपका दायित्व केवल वोट डालना नहीं है। लोकतंत्र में चुनावों को आप एक मशीन ना बनने दीजिए, किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शंस को मैनेज ना करने दीजिए, उसे इलेक्शन मशीनरी की तरह काम मत करने दीजिए कि वो इलेक्शन का जो पर्पज़ है वो लोकतंत्र की जान है। वो इलेक्शंस को इतना डिमीन या इतना छोटा ना कर दे कि उसको ये कंफर्म हो जाए कि लोकतंत्र का काम सिर्फ इतना ही है कि हाउ टू मैनेज इलेक्शंस इन योर फेवर, दैट्स ऑल। ये आपका दायित्व लोकतंत्र में सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। उसे मास्टर ऑफ फैचिंग द वोट या गार्नरिंग द वोट नहीं बनना है। उसे चुनाव जीत करके जनता के हित में नीतियाँ बनानी है जो उसकी कॉम्पिटेंस पे होगा। अदरवाइज़ मनी पावर, मसल पावर, किसी भी तरह से मैनेजमेंट एजेंसीज़ की मदद से कोई भी चुनाव मैनेज कर लेगा। लोगों को कुछ पैसा दे करके, शराब पिला के, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ लड़वा कर या काट कर, बंटवा करके आप वोट हासिल कर लेंगे। लोकतंत्र इतना कमज़ोर ना बनाएं कि जिसमें किसी को यह इंश्योर हो जाए कि केवल ये जान लेना कि वोट कैसे हासिल करना है मतलब राज्य चलाने जैसा है। ऐसा नहीं है। वोट हासिल करना एक बात है, वो आपने लोगों का विश्वास जीता है, अब उस विश्वास के अनुरूप कार्य करना जरूरी है, उनको समाधान और विकास देना जरूरी है, तभी लोकतंत्र का होने का कोई लाभ है। ऑथर ये कहना चाहता है, तो मतलब वो डिनाई नहीं कर रहे डेमोक्रेसी को, वो मना नहीं कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, वाइब्रेंट, कॉम्पिटेंट और वर्केबल बनाने की बात कर रहे हैं, फंक्शनल बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वी प्रिज्यूम दैट एवरीवन हु नोज़ हाउ टू गेट वोट्स नोज़ हाउ टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। वो उदाहरण दे रहे हैं कि व्हेन वी आर इल वी कॉल फॉर अ ट्रेन्ड फिजिशियन whose degree is a guarantee of a specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsomest physician or the most eloquent one. वो ये कह रहे हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पर हम ध्यान देते हैं कि हम एक ट्रेंड फिजिशियन को बुलाते हैं जिसकी डिग्रीज़ इस बात की गारंटी होती हैं कि उसने एक ख़ास तरह की प्रेपरेशन की है, उसके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस है। हम एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही मधुर भाषी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं अपने इलाज के लिए। मतलब ये आम बात है कि जब भी आप अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आप एक बहुत ही माहिर, आप बहुत ही काबिल, आप एक बहुत ही योग्य और अनुभवी डॉक्टर की तलाश करते हैं। आप एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुरभाषी ऐसे डॉक्टरों की तलाश नहीं करते हैं। तो मतलब वह डॉक्टर काबिल है, वह डॉक्टर माहिर है, वह डॉक्टर योग्य है आपका इलाज के लिए, इस चीज़ को इंश्योर किया गया है उसकी डिग्रीज़ के द्वारा, उसकी ट्रेनिंग्स के द्वारा। लेकिन उसकी ट्रेनिंग और उसकी डिग्री ने इंश्योर क्या किया है कि उस डॉक्टर में कॉम्पिटेंस है।
कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर इस पैराग्राफ का आंसर ट्रेनिंग वर्ड सुन के पैराग्राफ में स्टेटमेंट 2 को बना देगा, और स्टेटमेंट 2 कहती थी कि स्टेटमेंट 2 इज़ अबाउट पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये गलती स्टूडेंट ही नहीं करेंगे, ये बड़े बड़े प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी गलती की है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम आता है तुरंत ही आंसर की लॉन्च करने की जल्दीबाजी होती है। और ये जो पेपर 2 है CSET, जिसके कॉम्प्रीहेंशंस ये वेल कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज के बेस पे ही इंटरप्रेट हो सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे किताबों से नहीं बनाए गए हैं। एक क्वेश्चन ही काबिल है पूरी पॉलिटी की नॉलेज असेस करने के लिए, और कितना डीपली आप कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं ये जानने के लिए। तो सीधे आपने यहाँ पर वर्ड देखा ट्रेनिंग स्टेटमेंट 2 में, सीधे आपने पैराग्राफ में वर्ड देखा ट्रेंड फिजिशियन, आपने जोड़ दिया इन बातों को, आपने आंसर कर दिया। स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द आंसर। मैं आपको अभी दिखाऊंगा उनकी आंसर कीज़ गलत हैं, और यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की का आंसर कुछ और है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि दो लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन की, कोई भी, वो 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट की, तो ट्रेनिंग के बाद उन दोनों का जो एग्ज़ाम होता है ट्रेनिंग के बेसिस पे, जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट इशू होता है, उसमें एक के सर्टिफिकेट में लिखा है कि उसने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट की ग्रेड A के साथ, और दूसरे के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में लिखा है कि इसने ट्रेनिंग कंप्लीट की ग्रेड C के साथ। इसका मीनिंग क्या है? एक ने उसी 15 दिन की ट्रेनिंग को बहुत लगन से, बहुत ध्यान से किया, तो उसने असेसमेंट टेस्ट में कंप्लीट कॉम्पिटेंस एक्सप्रेस किया अपना, और जो कैंडिडेट दूसरा है उसने उस ट्रेनिंग से कोई कॉम्पिटेंस गेन ही नहीं किया। तो कोई भी डिग्री या कोई भी ट्रेनिंग किसी आदमी में कितना कॉम्पिटेंस बिल्डअप कर रही है वो मैटर करता है, कॉम्पिटेंस मैटर करता है। आपने कहाँ से डिग्री की है, आपने कितने दिन का कोर्स किया है, आपने कितने महीने साल ट्रेनिंग में लगाए, ये मैटर नहीं करता। उसके फलस्वरूप आप कितने कॉम्पिटेंट बने हैं, कॉम्पिटेंस ही है जो आपकी डिलीवरी का कारण बनेगा कि आप डिलीवर कितना कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी कोई भी डॉक्टर कॉम्पिटेंट है ये एंश्योर होता है, ये गारंटी होता है उसकी डिग्रीज़ उसके कॉलेजेस देख करके, बट मैटर ऑफ फैक्ट है कि मैटर उसकी कॉम्पिटेंस करती है। और ऐसे में हमें हमारे देश की जो पब्लिक ऑफिसेस हैं उनमें से इनकॉम्पिटेंस को बाहर करना है, हमें कॉम्पिटेंस को बैठाना है अंदर, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड लोग नहीं बैठाने हैं, हमें कॉम्पिटेंट लोग बैठाने हैं, कॉम्पिटेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। आगे वो ये कहता है कि वी डू नॉट आस्क फॉर द हैंडसमेस्ट और द मोस्ट एलिगेंट वन, वेल देन व्हेन द होल स्टेट इज इल, जब पूरा राज्य बीमार पड़ा हो, शुड वी नॉट लुक फॉर द सर्विस एंड गाइडेंस ऑफ द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। तो अगर देश बीमार हो, राज्य बीमार हो, तो क्या तब हमें ऐसे व्यक्ति की सर्विसेज या गाइडेंस, मार्गदर्शन नहीं चाहिए जो वाइजेस्ट हो और बेस्ट हो? यहाँ पे उसने ट्रेंड वर्ड यूज़ नहीं किया। सो यू नीड टू बी वाइज इनफ, यू नीड टू बी बेस्ट इन दैट फील्ड, यू नीड टू be the best to serve the purpose of that cause. So the option C is we need to devise a method of barring incompetence from public office. Okay, option C is the answer. पैराग्राफ पढ़ के सीधा सीधा लगेगा कि वो ट्रेनिंग की बात कर रहा है, कि वो जैसे यहाँ पे उसने लिखा कि when we are ill we call for a trained physician whose degree is a guarantee, तो वो डिग्रियों की बात कर रहा है of a specific preparation and technical competence। लेकिन दिस एलिमेंट, दिस वर्ड इज़ द कॉम्पिटेंस हेयर, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। डॉक्टर के लेवल पे जो मैटर कर रही है वो कॉम्पिटेंस है, और ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि हमें हमारे दफ्तरों से, हमारे पब्लिक ऑफिसेज से जिसे बाहर करना है वो इनकॉम्पिटेंस है। तो वी नीड टू रिमूव दिस इनकॉम्पिटेंस देयर हेयर, वी नीड टू डिवाइज अ मेथड ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिसेज। सो दिस ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ओके, हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है 2022 की, सीरीज़ ए है, 80 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि CSET में 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये 11th क्वेश्चन है और उसका आंसर है सी। लेकिन यहीं पर जब आप सिंपली गूगल पे जा कर के
सी सेट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो प्रतिष्ठित कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के लिंक्स ओपन हो जाएंगे, ऊपर क्वेश्चन पेपर होगा, नीचे आंसर कीज़ होंगी, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। हम 2022 की आंसर की ओपन करते हैं आपके सामने ही, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये देखिए, ये सेट ए है, हमने आंसर की ओपन की, 11th का आंसर बी लिखा हुआ है, 11th का आंसर इज़ बी, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ से ये इस्टेब्लिश हुआ कि कॉम्प्रिहेंशंस का एनालिसिस कितना ज़रूरी है। यहाँ से ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपको सब्जेक्ट डोमेन की नॉलेज कितनी ज़रूरी है, आपको हिडन मीनिंग्स फाइंड आउट करना, इंटर रिलेशंस फाइंड आउट करना कितना ज़रूरी है। यहाँ से ये स्थापित हुआ कि कितना केयरफुल रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप फटाफट इम्पेशेंट होकर जंप मत करिए कि वर्ड सिमिलर मिले। ये 10th क्लास के कॉम्प्रिहेंशंस नहीं है जिसमें आपको डीमार्केशन करना होता था आंसर का। ये सिविल सर्विसेज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं, इसमें आपको अराइव करना है आंसर तक। यू हैव टू अराइव टू द आंसर बाय अप्लाइंग योर subject domain knowledge under the limitations given by this paragraph. You need to well identify the context of the paragraph, the context of the question, and then you need to rightly interpret the statements and the words given in the question, paragraph and statement, and then you can arrive to the answer. So that arrival of the answer is important as compared to the 10th class English comprehensions where demarcations यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, that is different thing. Okay, थैंक यू सो मच। आज के क्वेश्चन में हमने यही प्रैक्टिस करना। थैंक यू।